तो देखिए, जो किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था वो हो गया है। कैसे रूस के अंदर यूक्रेन की सेना अंदर ना सिर्फ दाखिल हुई है, बल्कि लगातार रूस की सेना को यूक्रेनी फोर्सेस के सामने पराजय का सामना करना पड़ रहा है। क्या करने वाले हैं पुतिन, इस पर हम बात करेंगे आपके साथ। मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, प्रतिमा मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। तो करीब 30 महीने से यूरोप में एक विध्वंसक युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन में बारूदी बरसात हो रही है और लगातार 30 दिन से रूस ने एक बात कही है कि जिस दिन हमें खतरा महसूस हुआ, जिस दिन हमारी संप्रभुता मुश्किल में पड़ी, उस दिन हम न्यूक्लियर अटैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की संप्रभुता पर खतरा आएगा, यह बात किसी ने भी सोची नहीं थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने यह मुमकिन कर दिखाया है। कुर्स्क पर हमला रूस को सीधी चुनौती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस को सबसे बड़ी चोट एक ऐसा देश दे रहा है जंग के कुछ ही महीनों में जिसके बिखरने की भविष्यवाणी की जा रही थी। और ऐसे में क्या कुर्स्क अटैक का बदला लेने के लिए पुतिन बेलारूस फ्रंट एक्टिव करने वाले हैं? क्या कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेनी कब्जे का खतरा आया तो एटमी हमला होने वाला है? और ज़ैपोरिज़िया प्लांट से कैसे पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी लगातार बज रही है? एक एक डिटेल आपके सामने होगी और वॉर जोन की हर एक अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। बता दें, यूक्रेन ने कुर्स्क में दूसरा ब्रिज उड़ा दिया है। सेम नदी पर बना ब्रिज ध्वस्त किया गया है। 3 दिन में यूक्रेन को इसे दूसरी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तो सेम नदी पर बना यही ब्रिज है जिसे यूक्रेन की फौज ने कर दिया है ध्वस्त। और यूक्रेन के लिए ये एक बड़ी कामयाबी जरूर है और रूस के लिए बड़ा झटका। तो देखिए, जो पुतिन ने नहीं सोचा था वो ज़ेलेंस्की ने कर दिखाया। कुर्स्क में यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। 72 घंटे में क्या हुआ, यूक्रेनी सेना ने दूसरा ब्रिज भी उड़ा दिया। सीमा से 15 किलोमीटर अंदर यूक्रेन का यह हमला हुआ। जरा गौर करिए, इलाके को जोड़ने वाले 3 में से 2 ब्रिज उड़ा दिए गए हैं। सेम नदी पर ब्रिज टूटने से सप्लाई लाइन बाधित हो गई है रूस की। कुर्स्क के ग्लुश्कोवस्को इलाके का संपर्क भी इसके बाद टूट गया है। तीसरा ब्रिज टूटा तो फिर रूसी सैनिक फंस जाएंगे। रूस 700 वर्ग किलोमीटर का नया इलाका खोज सकता है। और देखिए, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे सहयोगी भी है लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। महेश सचदेव सर, पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद है। एयर कमोडोर एसपी सिंह सर हमारे साथ मौजूद है। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। और साथ ही साथ हमारे एक और सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, देखिए, सवाल यह है कि जो कुछ यूक्रेन ने किया, यह कहा जा रहा था कि एक सुसाइडल कदम है जो यूक्रेन की तरफ से उठाए क्योंकि यूक्रेन सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने बहुत सोच समझकर यह सब कुछ किया है। रूस कुछ ना कर पाए, इसको लेकर पूरी सप्लाई लाइन को काटा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, कुछ घंटे पहले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कुर्स्क का जो हमारा ऑपरेशन है उसका मकसद एक बफर जोन क्रिएट करना है। याद करिए कि यही बात प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे थे जब खार्किव में उन्होंने अटैक किया था। यानी जो बात पुतिन कहते थे कि हम बफर जोन बनाएंगे खार्किव में, उसी तरह की बात इस वक्त ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। तो यूक्रेन के हौसले अभी बुलंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूक्रेन ने जो कर दिखाया, मुझे लगता है इसकी उम्मीद ना रूस को थी ना किसी भी दूसरे देशों को थी कि इस तरह से बेलगोरोद और कुर्स्क में वो करेंगे। ये अलग बात है कि बीते 2.5 साल में अगर आप देखें तो क्रीमिया के अलावा बेलगोरोद और कुर्स्क में लगातार यूक्रेन की तरफ से हमले होते थे, लेकिन वो एरियल अटैक थे। लेकिन अब जमीन पर जाकर कुर्स्क में बेलगोरोद के उन हिस्सों पर कब्जा कर लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है। कितने दिन तक सस्टेन रहेगा ये अलग चीज है, लेकिन इसकी वजह से रूस के सामने इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन है कि क्रेमलिन में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या इसके जवाब में टैक्टिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन तक का भी इस्तेमाल होना चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, रूस इस वक्त प्रेशर में है और उस प्रेशर में क्या कुछ उसका अगला कदम होगा उस पर नजर बनी हुई है। लेकिन देखिए, कुर्स्क की जंग में फिलहाल बैकफुट पर ही रूस नजर आ रहा है। लगातार खाली करा रहा है जंग वाले इलाके, वो इलाके जहां इस वक्त भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3000 और नागरिकों को शिफ्ट किया गया। अब तक 1,20,000 लोग शिफ्ट किए जा चुके हैं।
यूक्रेन का ऑपरेशन कुर्स्क और लगातार इसमें कामयाबी मिल रही है। क्या हुआ अभी तक आप देखिए, 2 बड़े ब्रिज को उड़ा दिया है यूक्रेन ने। 14 दिन से यह ऑपरेशन कुर्स्क में जारी है और देखिए इसके अलावा 80 रिहायशी इलाकों पर नियंत्रण पा लिया है यूक्रेनी फोर्सेस ने। प्रतिमा, डिटेल्स ये भी आ रही है करुणा सामने कि 150 रूसी जवानों को इस दौरान बंधक बना लिया गया है यूक्रेनी फौज द्वारा। 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा यूक्रेन की फौज की तरफ से किया गया है। 1,20,000 रूसी नागरिकों को इस दौरान शिफ्ट करना पड़ा है। जिस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं, चतुर्वेदी सर, ये बात तो यूक्रेन ने कुर्स्क में दाखिल होने से पहले ही साफ कर दी थी कि अब वो युद्ध जो अब तक हमारी धरती पर चल रहा था उसे हम रूस की धरती पर लेकर जा रहे हैं और एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश इन हमलों से की जा रही है। ये साइकोलॉजिकल विन माना जाएगा क्या यूक्रेन के लिए, जिस तरीके से वो लगातार बढ़त बना रहा है? प्रतिमा, जरूर एक कामयाबी है यूक्रेन के लिए, जो कि काफ़ी 2.5 साल से काफ़ी झेल रहा था। आज उसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया है और ऐसी जगह जहां पे कि रशिया को काफ़ी वो पेनफुल होता है। इसमें लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। अगर वो सोचता है कि इसको सस्टेन कर लेगा और वहाँ पे रह जाएगा और भी काफ़ी कुछ ऑफेंसिव एक्शन ले लेगा, मैं नहीं समझता कि जेलेंस्की की या यूक्रेन की इतनी बड़ी कामयाबी है। रशिया केपेबल है इसको ब्लंट करने के लिए और काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एक बहुत बड़ी गलती है, किसी भी एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज अगर होती तो मैं नहीं समझता कि ऐसे एरियाज़ को बिल्कुल बिना ट्रुप्स के छोड़ देता। कुर्स्क एक ऐसा जगह था जहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट था डिफेंस। जब भी आप ऑफेंसिव लेते हैं तो बाकी एरियाज़ जो हैं जहाँ से दुश्मन रिएक्ट कर सकता है, आप उनको गार्ड रखते हैं कि मिनिमम कैपेबिलिटी इतनी रखते हैं कि दुश्मन उस एरिया में कुछ ना कर पाए। लेकिन ऐसा तरह से छोड़ देना एक ज़रूर जनरलशिप की, मैं कहूँगा एट द हाईएस्ट लेवल इट इज़ डेफिनेटली अ फेलियर। लेकिन लॉजिस्टिक्स वगैरह ये अगर 2-3 ब्रिज उन्होंने इसकी एक कोई सोचता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया, ब्रिजेस वो पॉन्टून ब्रिज लॉन्च करेंगे, तमाम चीजें कुछ ना कुछ जरूर, यानी जब चाहे तब व्लादिमीर पुतिन इस जंग को खत्म कर सकते हैं, यह आपका कहना है। लेकिन देखना होगा, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जो आपने बात ऐड की कि आखिर कब यह होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, कुर्स्क की जंग पर यूक्रेन का दावा, बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को बंधक बनाया गया। रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का यह वीडियो, तो आप देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। क्योंकि आप देखिए कैसे सैकड़ों की संख्या में रूसी सैनिकों ने हथियार डाल दिए, यूक्रेनी फोर्सेस के सामने बंधक बनाया गया, आंखों में पट्टी बंधी हुई है। और ये देखिए ये तस्वीरें कुर्स्क की, जो शायद से व्लादिमीर पुतिन भी नहीं देखना चाहेंगे। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है कि पुतिन का सब्र टूट रहा है और उसकी 5 बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है वो भी आपको समझनी होगी कि क्या 5 बड़ी वजह दिख रही हैं इस दौरान। देखिए, सीधी चुनौती दरअसल पुतिन को दे दी गई है। ऐसे में उनका जो सब्र का बांध है वो टूटता नजर आ रहा है। साख का सवाल बन गया है, क्योंकि उन्हीं की धरती पर आकर यूक्रेनी फौज सीधे चैलेंज उन्हें कर रही है और ये युद्ध अंतहीन होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए भी उनका पेशेंस खत्म होता हुआ नजर। और देखिए यहाँ पर प्रतिमा समझना होगा कि क्या जो रणनीति है वो नाकाम साबित हो रही है व्लादिमीर पुतिन की, और सेना क्या परेशान हो गई है जिस तरह से 2.5 साल से ये युद्ध हम खिंचता हुआ देख रहे हैं। और देखिए सवाल मेरा सिंह सर आपसे है कि क्या उलझा कर रख दिया गया कुर्स्क में, डोनेत्स्क का जो बदला है वो कुर्स्क में लिया गया है और यही स्ट्रेटेजी है ज़ेलेंस्की की? देखिए, अभी जैसे जनरल साहब ने बताया, ये मोराल का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। ज़ेलेंस्की ने अपनी जो सेना जो बुरी तरह से हार रही थी उसका मोराल बढ़ाने के लिए जो एक्शन लिया है, ये बड़ा क्लियर है कि उनके पीछे नाटो की पूरी सपोर्ट है, अमेरिका की पूरी सपोर्ट है, उनको इन्फॉर्मेशन सारी दी जा रही है, एरियल रिपोर्ट दी जा रही है, हर टारगेट के बारे में प्लानिंग के लिए उनको सहायता दी जा रही है, उसका वेपन दिए जा रहे हैं। तो इससे उनका मोराल थोड़ा हाई है। और जो रशियन ट्रूप्स हैं, देखिए एक वॉर स्ट्रेस होता है, वो करीब 2-2.5 साल से भी ये चल रहा है उनका जो वॉर स्ट्रेस है। और थोड़ी मैं इसमें मानता हूँ कि रशियन मिलिट्री लीडरशिप जो ऑन द स्पॉट है, उनका भी शायद मोराल डाउन है या उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है, तो उसके कारण ये ट्रूप्स का मोराल लो है, तो इसको डिफेंड करना मुश्किल है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि यूक्रेन ने एक तरह से अपना जो हार का एक बदला लेने की कोशिश किया, दिखाने के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं। और लेकिन ये इसमें फॉल्ट जो है ज़्यादा रशिया की है, तो उन्होंने अपने डिफेंसेस को वीक छोड़ा हुआ था, तो उनको आपने एनिमी को मौका दिया। जो ब्रिज की बात करने गई थी, ब्रिजिंग का, वो बड़ा सिंपल है, पॉन्टून ब्रिज लॉन्च करके लॉन्च ऑफेंसिव दोबारा से किया जाता है रशिया द्वारा। ऑल्सो वहाँ पर एयर ब्रिज बनाया जा सकता है जो बड़ा कामयाब हो सकता है लॉजिस्टिक्स के लिए। तो ऐसा कोई मेन
लॉस नहीं है रशिया को, लेकिन आपने चूंकि रूस के पलटवार की बात की तो सर खबर इस बीच ये भी आ रही है कि कुर्स्क जंग के बीच रूस ने पलटवार किया भी है। कीव में रूस का दरअसल बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। जहां मिसाइलें गिरी हैं वहां बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। यूक्रेन का दावा है कि हमने मिसाइलों को नाकाम कर दिया है, डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को मार गिराया है। ये बड़ा दावा यूक्रेन का है, लेकिन यहां वार पलटवार की तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए फटाफट आपके सामने युद्ध की दो तस्वीर रखते हैं, कैसे रूस और यूक्रेन में विध्वंस का नया चैप्टर खुल गया है और आगे से भी ज्यादा तबाही मच सकती है क्या। सीधा बिग वॉल का हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले यह तस्वीर आप देखिए खुर्स्क में, आप देखिए हो क्या रहा है। इसके लिए बिग वॉल का हम यहां पर रुख कर रहे हैं और बिग वॉल पर आप देखिए युद्ध किस तरह से लंबा और भी लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन ने डिफेंस अपना मजबूत किया है, रूसी मिसाइलें लगातार नाकाम साबित हो रही है और सवाल यह है कि क्या पुतिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी युद्ध को लंबा खींचकर। प्रतिमा बता दें आपको, नाटो स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग यूक्रेनी जवान और आक्रामक हो रहे हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हुई है बाकायदा। एडवांस पश्चिमी हथियार उनको मिले हैं। यूक्रेनी सेना पहले से ज्यादा सहज महसूस कर रही है इस परिस्थिति में। और साथ ही 30 महीने से हम देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, ये रूसी सैनिकों में इस वक्त भारी थकान महसूस की जा रही है। और क्या इसका जो प्रूफ है वो हमें मिल रहा है कुर्स्क में। बिल्कुल सुमित, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, इस युद्ध की शुरुआत से ही इस बात पर चर्चा की जा रही थी कि आज नहीं तो कल वॉर फटीग नजर आएगा, बैटल फटीग नजर आएगा। क्या वो अब आपको होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए एक बात तो आप तय मानिए, करीबन 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक यूक्रेन की तरफ से ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट इन इलाकों में कभी नहीं की गई। उन्होंने बड़े ही एरियल अटैक्स किए हों, लेकिन उनकी ग्राउंड ऑफेंसिव ऑपरेशंस की टीम कभी भी इन इलाकों में मौजूद नहीं रही। तो निश्चित तौर पर नाटो की तरफ से ना सिर्फ उनकी फोर्सेस को ट्रेनिंग, वेपन्स, बल्कि इंटेलिजेंस भी शेयर किया गया होगा कि आखिरकार आपकी मूवमेंट कहां से करनी है, आपको कौन कौन से इलाकों को होल्ड अप करना है, कौन कौन सी रोड्स को होल्ड अप करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा यूक्रेन के सामने चैलेंज क्या है? आपने ऑफेंसिव ऑपरेशन तो चला दिए, लेकिन क्या आप उस इलाके में सस्टेन कर पाएंगे? क्या आप उनको होल्ड अप कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज। और यही वजह अगर आप देखिए कि अब यूक्रेन जो रूस की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, चाहे वो Su-34 की मदद से हो या फिर उनकी ग्राउंड फोर्सेस की मदद से हो, वो उनकी रसद लाइनें काट रहे हैं, वो लगातार कीव पर अटैक कर रहे हैं, एक डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर ग्राउंड फोर्सेस और आने की मूवमेंट करती है और आने की कोशिश करती है तो वो इस इलाके तक पहुंच ना पाए और आसानी से लगातार रूस की सेनाएं जो है इनको चारों तरफ से घेर ले और फिर अपने इस इलाके में बढ़त बना ले। लेकिन ये जरूर है, ठीक है, ये बड़ा मेजर पॉइंट है जो आपने भी रखा है कि क्या सस्टेन कर पाएगी यूक्रेनी फोर्सेस। अभी तो 14 दिन से हो रहा है, लेकिन कब तक, ये अपने आप में बड़ा सवाल। इस बीच एक और बड़ी खबर, कुर्स्क की जंग पर ज़ेलेंस्की का पहला बयान भी सामने आ गया। रूस को पीछे रखने के लिए हमला किया गया, हम बफर जोन बनाना चाहते थे। तो ये जो ज़ेलेंस्की का बयान है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का बयान, कुर्स्क पर जो हमला किया गया वहां पर जो अभी तक की कामयाबी मिली है, इसको लेकर ज़ेलेंस्की की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया कि देखिए कुर्स्क में हम वही करना चाहते हैं जो कि डोनेट्स्क में किया गया है, डोनेट्स्क के इलाकों में किया गया है। रूस की तरफ से एक बफर जोन हमें तैयार करना है। आखिर क्या ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे ज़ेलेंस्की? अपने आप में बड़ा सवाल। और देखिए कुर्स्क हमले पर पहली बार ज़ेलेंस्की की ओर से कुछ कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए समझना कि इसके मायने क्या है और क्या कुछ कहा गया है। देखिए डिटेल्स आपके सामने है। पहली बार बोले ज़ेलेंस्की, कुर्स्क में जो हमला हुआ है, हमले का मकसद रूस को आगे बढ़ने से रोकना है। रूसी बॉर्डर पर हम बफर जोन बनाना चाहते थे। और देखिए इसके अलावा क्या कहा गया, फ्रंट लाइन पर रूसी हमलों को रोकने के लिए बफर जोन बनाना बहुत जरूरी है। रूसी इलाके में सैन्य ठिकाने इस वक्त हमारा पहला टारगेट है। हम रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ये भी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया। और देखिए महेश सचदेवा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये जो स्ट्रेटेजी है वो इस लिहाज से भी आपको ज़ेलेंस्की की बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि अगर कभी भी बातचीत की टेबल पर आते हैं तो एक बैलेंस क्रिएट कर दिया गया कि आपने हमारे इलाकों पर कब्जा किया और देखिए हम कहां आपके इलाके के अंदर कुर्स्क में जाकर घुसकर बैठ गए। इसमें काफ़ी कुछ लक्ष्य हो सकता है। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि 3 महीने से भी कम में अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कि ट्रंप साहब का ये कहना है कि वो जैसे ये सत्ता में आते हैं वो कुछ ही दिनों में ये लड़ाई बंद करा देंगे, उनकी ये क्षमता है। तो अगर उसके उस समय में अगर आपस में बातचीत करनी होती है तो ये लेन देन की जो आपने जिक्र किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तब तक अगर ये इलाका होल्ड कर पाएंगे तो इनका पत्ता, इनके हाथ में कुछ पत्ते भारी होंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि कल वॉशिंगटन पोस्ट में शनिवार को ये आइटम छपा है कि कतर में दोनों देश
यूक्रेन और रूस के बीच में वार्तालाप होने जा रहा है, जिसमें कि एक दूसरे के एनर्जी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक न करने के बारे में कुछ समझौते की बातें कही गई हैं। मॉस्को ने इसको डिनाई किया है, मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कुछ संशय है और यूक्रेन का कोई इसमें जवाब नहीं आया है। तो अगर ऐसा होता है तो एक तरह से इस कुर्स्क के हमले के बाद कुछ लचीलापन आपस में दिखने लगता है। तो इन सब वजह से ऐसा लगता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक जंग लड़ी जा रही है और इसको जीतने के लिए चाहे अंतिम परिणाम जो भी हो, हर संभव कोशिश करते हुए दोनों ही तरफ के जो खेमे हैं वो नजर भी आ रहे हैं सर। लेकिन देखिए, इस बीच यूक्रेन ने रोस्तोव पर सबसे बड़ा हमला किया है। कुर्स्क बेलगोरोद के बाद रोस्तोव पर यूक्रेन का जोरदार हमला हुआ है। ब्रियांस्क और बेलगोरोद के बाद रोस्तोव पर यूक्रेनी अटैक की खबर सामने आई है। तस्वीरें हमने सामने रखी। रूसी आर्मी के ऑयल डिपो पर दरअसल यूक्रेन की ओर से हमला किया गया है। रोस्तोव इलाके के प्रोलेटार्स्क शहर में 5 ड्रोन देखे गए। ऑयल डिपो के अंदर एक साथ 3 धमाके उसके बाद सुनाई दिए। धमाके के बाद डीजल ईंधन वाले टैंक में भीषण आग लग गई। रूस का दावा है कि ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से ऑयल डिपो में आग लग गई, इसकी जानकारी भी साझा की गई है। करुणा, और देखिए, अब यह समझना ही बहुत ज्यादा जरूरी कि आखिर क्यों बैकफुट पर हैं व्लादिमीर पुतिन। समझिए आप, कुर्स्क अटैक क्यों बैकफुट पर आ गए हैं पुतिन। विश्व युद्ध अगर द्वितीय की बात की जाए तो इसके बाद रूस पर यह सबसे बड़ा हमला है जो उसकी टेरिटरी के अंदर बोला गया है। पहली बार यूक्रेन रूस की तरह सीमा में घुस गया है, दाखिल हो गया है। हमले पर रूसी सेना की कोई तैयारी नहीं थी, पता नहीं था, भनक नहीं थी, और देखिए प्लान तरीके से हमला कर दिया यूक्रेन ने। 2 हफ्ते में यूक्रेन को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। 80 से ज्यादा गांव पर कब्जा हो गया है। रूस को अब अपनी जमीन बचानी पड़ रही है, लड़ना इसलिए पड़ रहा है, बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ सकता है व्लादिमीर पुतिन को। यह तक अंदेशा है। रूस की संप्रभुता का सबसे बड़ा यह उल्लंघन माना जा रहा है। अपनी जनता को समझाना भी व्लादिमीर पुतिन के लिए आसान नहीं होगा कि यह हुआ तो हुआ कैसे। रूसी सेना की कमजोरी दुनिया के सामने भी एक्सपोज हो गई है। रूसी एजेंसियों की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी इंटेलिजेंस इनपुट भी क्या नहीं इकट्ठा कर पाई कि यूक्रेन कुछ ऐसा करने वाला है। प्रतिमा जी, मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके की डिटेल्स सामने आ रही है, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं पुतिन और इंटेलिजेंस फेलियर की भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। कितना बड़ा हमला आपकी टेरिटरी में हो जाता है, आपको इसकी भनक तक नहीं लगती है। क्या कुर्स्क में जो हमला हुआ है उसके बाद वाकई इसकी कोई गुंजाइश आपको नजर आ रही है कि बातचीत के टेबल पर आएंगे दोनों देश? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रूस के लिए बेहद अपमानजनक है और वैसी स्थिति में क्रेमलिन के सामने दबाव 2 तरह का है। जिस मुल्क के पास सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन हो, क्या वो इस दबाव में आकर बातचीत करने लगे या फिर इसके आगे? क्योंकि क्रेमलिन के सामने दूसरी संकट यह है कि मान लीजिए अगर इन्होंने किसी तरह का टैक्टिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो वैसे भी रूस के पक्ष में अभी बहुत कम देश बचे हैं, तो कल के दिन में सभी देश रूस से किनारा कर लेंगे और पुतिन ऐसा करना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके सामने स्थिति यह है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जहां आज लड़ाई हो रही है, यहां से ठीक 100 किलोमीटर दूर प्रोखोरोव जगह है जहां पर कि टैंक का बैटल हुआ था, जब जर्मनी और रूस के टैंकों के बीच लड़ाई हुई थी। उसी तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिली है। अभी फिलहाल रूस का मकसद यह है कि कुर्स्क के इस इलाके से यूक्रेनियन सेना को पीछे हटाना और उसके बाद ही वो कोई बातचीत करेंगे। अभी मुझे नहीं लगता जब तक कुर्स्क में यूक्रेनियन सेना मौजूद है तब तक वो किसी बात पर बातचीत करेंगे। अगर उन्होंने बातचीत की तो फिर रूसी जनता ही क्रेमलिन के खिलाफ हो जाएगी। बिल्कुल, तो रूसी जनता ही क्रेमलिन के खिलाफ हो जाएगी अगर इस माहौल में, इस मौके पर किसी तरह से बातचीत के टेबल पर आगे बढ़ा गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, कुर्स्क के 90% इलाके पर यूक्रेन का कब्जा। यह बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच सकता है यूक्रेन। देखिए किस हद तक यूक्रेन अंदर बढ़ गया, 90% इलाका। यह खबर जानकर तो खुद व्लादिमीर पुतिन भी कितना आग बबूला होंगे, आप समझ सकते हैं। प्लांट के लिए रूस कर सकता है बड़ा हमला। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट, यहां पर भी हमला हो सकता है। जिस परमाणु खतरे का जिक्र हम कर रहे थे वो क्या बेहद करीब आ गया है। न्यूक्लियर प्लांट तक यूक्रेन पहुंच सकता है। प्लांट के लिए रूस कर सकता है बहुत बड़े हमले को अंजाम। तो जिस खतरे को लेकर यूएन ने आशंका जताई है उसके पीछे कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है।
कुर्स्क के साथ ही ज़ेपोरिज़िया पर भी हमला हुआ तो एटमी युद्ध भड़क सकता है। इस वक्त कुर्स्क में यूक्रेन ने 90% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है रूस के लिए। अब आपको बता दें कि न्यूक्लियर प्लांट की तरफ यूक्रेनी फौज बढ़ रही है, जो एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। इसके अलावा कुछ ही घंटों में प्लांट को लेकर भीषण जंग की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। जानकारी ये कि रूस ने कुर्स्क प्लांट की सुरक्षा के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम यहां पर तैनात कर दिए हैं। प्लांट के बाहर इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती भी की गई है। ये भी डिटेल्स हमें मिल रही हैं। युद्ध की आशंका को लेकर कुर्स्क में अलार्म बजने लगा है। अगर कुर्स्क पर हमला हुआ तो एटमी तबाही होगी, ये तय माना जा रहा है। 10 से ज्यादा शहरों तक इसके बाद रेडिएशन फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। हमले के बाद बहुत बड़ा विस्फोट होने की भी आशंका है। हिरोशिमा नागासाकी से ज्यादा तबाही यहां देखी जा सकती है। इसकी आशंकाएं लगातार तेज होती हुई हमले के बाद आधे रूस की बिजली ठप हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। रेडिएशन फैलने से कई शहरों की जमीन बंजर हो सकती है। इसके अलावा अगर रेडिएशन फैला तो कई किलोमीटर तक हवा और ज्यादा पानी विषैला हो सकता है। रूस के इतने विध्वंसक हमलों के पीछे बड़ी वजह कुर्स्क के अलावा ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट भी है। रूस को अंदेशा है कि यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर भी हमला कर सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने भी इस बात का खतरा जताया है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर हालात काफी खौफनाक है। अगर वहां हमला हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक रेडिएशन फैल सकता है, जिससे हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है। अब रूस ने IAEA की रिपोर्ट पर नाटो को धमकी दे डाली है कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला तय है। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले फ्रांस है, जिसकी एटमी बेस से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। इसी तरह करीब 2600 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 2 ब्रिटेन पर भी रूस हमला कर सकता है, जबकि 2300 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 3 जर्मनी भी निशाने पर है। टारगेट नंबर 4 पोलैंड की रूस के न्यूक्लियर बेस से दूरी 1980 किलोमीटर है। इसी तरह 800 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 5 फिनलैंड भी निशाने पर है। उसके बाद बाल्टिक देशों में टारगेट 6 है लिथुआनिया, जो एटमी बेस से 1526 किलोमीटर दूर है। और टारगेट 7 एस्टोनिया 1152 किलोमीटर दूर है, जो मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। उधर अमेरिका ने रूस की धमकी को देखते हुए यूरोप में एटमी सेंटर को वॉर रेडी मोड में डाल दिया है। अमेरिका की रूस पर हमले के लिए जबरदस्त तैयारी बताती है कि बाइडेन मान चुके हैं कि परमाणु युद्ध का पहला फेज शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से इतनी जबरदस्त तैयारी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हमले की आशंका जताई है। पुतिन कभी भी परमाणु विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त यूरोप में सबसे भयानक हालात हैं, जो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के टूटने के बाद सबसे खौफनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। चतुर्वेदी सर, इसी के आधार पर आपसे सवाल यह है कि देखिए कुर्स्क के 90% इलाके पर कब्जा हो गया यूक्रेन का, और अगर कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो फिर तो शांत नहीं बैठने वाले ना पुतिन। क्या कर सकते हैं? करना वाकई में स्थिति गंभीर है और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर किस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर हावी हों उसकी कोशिश जारी है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का या टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, इससे मैं समझता हूं कि ये दोनों देश काफ़ी मैच्योर्ड हैं, पुतिन भी, अमेरिका भी, नेटो भी, और बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि चाहे जितना हो जाए कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं वहाँ यूज़ होगा। टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अगर कोई सोचता है कि केवल रशिया को नुकसान होगा तो नहीं, ये यूक्रेन को भी नुकसान करेगा और अच्छी तरह से नुकसान करेगा, और उसके क्या परिणाम होंगे किसी को नहीं मालूम। और यही रीज़न है कि डिटरेंस दोनों तरफ है। आप उसको एक टैक्टिकल डिटरेंस या स्ट्रेटजिक डिटरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं अपने
न्यूक्लियर वेपन्स मूव कर सकते हैं, वॉरहेड को मूव कर सकते हैं, कोई चेतावनी दे सकते हैं, वो सब इज पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन उसके बियॉन्ड प्रॉपर ट्रिगर नहीं चलाया जाएगा, ये मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो कुर्स्क जंग में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में रूस के पलटवार से यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं और एक एक डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। देखिए, कुर्स्क में रूस ने पलटवार किया तो यूक्रेन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 3460 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है। इसके अलावा 45 बख्तरबंद वाहन भी बर्बाद हुए। करुणा बिल्कुल प्रतिमा, और देखिए इसके अलावा 50 यूक्रेनी टैंक तबाह हो गए, ये खबर आ रही है। 262 लड़ाकू वाहन भी नष्ट हो गए और साथ ही 10 हाइमार्स को भी तबाह कर दिया गया। 115 मोटर व्हीकल तबाह हो गए। इसके अलावा देखिए एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। 262 हमने आपको बताया किस तरीके से एक कैटेगरी के जो वाहन है उन्हें तबाह किया, 115 मोटर व्हीकल को तबाह कर दिया गया और ऐसे ही एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। 5 सैम लॉन्चर्स को भी तबाह करने की खबर इस बीच सामने आ रही। और इसके अलावा फ्रांस में 2 हैमर भी जो बम है वो तबाह किए गए, 7 MLRS को भी तबाह किया गया है। तो मनीष, किस तरीके से आप देखते हैं, यहाँ तो अब तक खबर आ रही थी कि 90% इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा हो गया, लेकिन ये बिना नुकसान के नहीं हो पा रहा है। नुकसान कितने बड़े स्तर पर हुआ, ये हम डिटेल्स सामने रख रहे हैं। देखिए, कुर्स्क में यूक्रेन ने बढ़त बनाई है, लेकिन कुर्स्क के 90% इलाकों पर उनका कब्जा हो गया। ये यूक्रेन के इस दावे से मैं सहमत नहीं हूँ। आपको मैं बता दूं कि कुर्स्क में भारतीय कनेक्शन ये है कि कुर्स्क के जो MLA हैं अभय सिंह, वो भारत से ही गए हुए हैं, वहाँ पढ़ाई करने गए थे और वहाँ काफ़ी तादाद में भारतीय लोग रहते भी हैं। रही बात दूसरी, देखिए कुर्स्क में जिस तरीके से यूक्रेनियन सेना ने अपनी पोजीशन बनाई वो एक तरह से ह्यूमिलिएशन है और यही वजह से लगातार ये बात आ रही है कि अगर वैगनर फोर्स जैसी ताकत आज होती तो ये कुछ नहीं हो पाता। चेचन फोर्सेस को वहाँ कमान दी गई थी, चेचन फोर्सेस कुछ खास कर नहीं पाई। रूसी सेना का सारा कंसंट्रेशन क्रीमिया और दूसरे इलाकों में था। कहाँ तो वो खार्किव से आगे बढ़ने की सोच रहे थे, लेकिन वहाँ खार्किव के ठीक उलट कुर्स्क में उन्हें अपनी जमीन खोनी पड़ रही है। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद एक बात तो तय है कि इतने दिन तक अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसका पूरा क्रेडिट प्रेसिडेंट पुतिन को जाता है। वो इस बात को समझ रहे हैं कि इस प्रोवोकेशन का मतलब क्या है, वो इस बात को समझ रहे हैं कि अमेरिका की मंशा क्या है, नाटो की मंशा क्या है। इसलिए वो चाहते हैं कि अभी फोर्सेस का इस्तेमाल करके यूक्रेनियन सैनिकों को यहाँ से या तो खत्म करें या पीछे हटने को मजबूर करें, उसके बाद फिर आगे का एक्शन वो प्लान करें। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही मनीष, इसका हम रुख कर रहे हैं। जंग में मदद को लेकर जेलेंस्की ने ब्रिटेन पर सवाल उठा दिए। जेलेंस्की ने क्या कहा, आप देखिए, मदद में शर्तें नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग रेंज मिसाइल पर जेलेंस्की का यह बयान। ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर कहा था रूस के अंदर मिसाइल इस्तेमाल ना करें, लेकिन जेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते क्योंकि वो अभी पूरी तरह से अग्रेसिव होकर इस वक्त हमलों को अंजाम दे रहे हैं रूस के खिलाफ। ऐसे में ये जो शर्तें थोपने की बात ब्रिटेन की तरफ से कही गई, ये नागवारा गुजरी। तो किस तरीके से ब्रिटेन और यूक्रेन आमने सामने आ गए हैं हमले को लेकर कि किस तरीके से हमले होने चाहिए, कौन से हथियार इस्तेमाल होने चाहिए। यूक्रेन का कहना है कुछ सहयोगी हमारी लड़ाई कमजोर कर रहे हैं, तो ब्रिटेन का रुख है हमारे सपोर्ट में कभी कुछ नहीं बदला, हम पहले भी सपोर्ट करते थे और अब भी। और देखिए यूक्रेन का यह कहना है हमारे सहयोगियों को जंग में शर्तें हटानी चाहिए, तो ब्रिटेन का जवाब आप सुनिए, अभी भी हम पूरा आपका साथ दे रहे हैं। और इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही है इसे समझिए। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि हमें तमाम तरह के जो हथियार है, सभी हथियार उनके इस्तेमाल की इजाजत मिले। यहाँ पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल को इस्तेमाल न करने की बात ब्रिटेन की ओर से कही गई थी। और यूक्रेन की तरफ से देखिए ब्रिटेन का सपोर्ट अब धीमा पड़ गया है, यूक्रेन का कहना है। तो ब्रिटेन की तरफ से ये कहा जा रहा है सरकार बनते एडवांस हथियार भी दिए गए हैं, दुनिया जानती है हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से ये दुनिया के सामने बड़ा संदेश। तो कहीं ना कहीं आमने सामने आ चुके हैं दोनों ही देश और अपनी अपनी बातें साफ तौर पर रखी गई है पटल पर, जहां पर एक तरफ यूक्रेन कह रहा है कि कोई शर्तें नहीं होनी चाहिए, अगर आप हमारी मदद कर रहे हैं तो उसमें किसी तरीके की शर्तें ना हो। एसपी सिंह सर, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? यहाँ पर अगर ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल ना करें, तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि आपने हाथ पीछे खींच लिया बुरी तरीके से? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके 2 कारण हैं, मैं बताता हूँ। पहली, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था कि ब्रिटेन को खतरा है अगर पुतिन लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करते हैं तो ब्रिटेन उसकी रेंज में है और काफ़ी उनको नुकसान पहुंचता है। ये सब न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स हैं जो जिस पे ब्रिटेन निशाने पर है, वो एक मेन रीज़न है। दूसरा है, जब स्टॉर्म शैडो की आप बात करें तो रशिया ने S-71 एयर लॉन्च UAV मिसाइल बनाई है जो Su-57 से लॉन्च की जा सकती है और इसकी जो मारक क्षमता है वो बिल्कुल स्टॉर्म शैडो जैसी है, सेम स्टॉर्म शैडो जैसी।
और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध हो जाएगा जो न्यूक्लियर की तरफ जा सकता है। जो जनरल साहब ने कहा और मनीष ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि यूएसए और रशिया और ये सब कंट्रीज जो बड़ी मैच्योर हैं, न्यूक्लियर टिप तक नहीं आने देंगी। अगर लेकिन स्टॉर्म शैडो को अगर यूज़ किया गया तो उसके रिवर्स में जब S-71 यूज़ होगा तो उसको एस्केलेशन हायर लेवल पे जा सकती है। ये दो कारण जिसके कारण ब्रिटेन जो है बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर सिंह सर और ज्यादा दावत का मोल ब्रिटेन नहीं लेना चाहता है पुतिन के साथ, ये समझ में आ रहा है। एक और बड़ी खबर, डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना की गाड़ी को उड़ाया गया है। यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड का ये बड़ा हमला। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, रूसी सेना की गाड़ी को कैसे उड़ाया गया। डोनेत्स्क में यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया। रूसी सेना की गाड़ी को उड़ाया है। यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद कैसा नुकसान पहुंचा है रूस को, आप देख पा रहे हैं। और जिस तरीके के हालात हैं, खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही बेलारूस का जंगी मोर्चा भी खुल सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बयान इस बीच सामने आया। हमारी सीमा पर 1,20,000 यूक्रेनी सैनिक हैं। तो क्या अब ये युद्ध और विध्वंसक मोड़ ले सकता है, सबसे बड़ा सवाल। तो बेलारूस फ्रंट अब क्या एक्टिव करने वाला है? रूस की अब मजबूरी है कि यहां से भी हमला बोला जाए, क्योंकि आप देखिए हो क्या रहा है। कुर्स्क में सीधी जंग से भारी नुकसान हो रहा है। इस वक्त रूस को दबाव में रूस बेलारूस की मदद ले सकता है, वहां से हमला बोला जा सकता है। इसके अलावा बेलारूस से यूक्रेन पर हमले शुरू हो सकते हैं, इसकी आशंका तेज होती हुई नजर आ रही है। और बेलारूस ने 1/3 सैनिक फ्रंटलाइन पर भेजे हैं, हालात को देखते हुए जिस तरीके से स्थिति यहां बिगड़ रही है। नया फ्रंट खुलने से यूक्रेन फिर से दबाव में आ सकता है, इसके पूरे आसार जताए जा रहे हैं। और देखिए सुमित, इसके कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुर्स्क में अभी तक तो जो दावा है कि वो ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन तो कामयाब हो रहा है, तो क्या उसको काउंटर करने के लिए यही रास्ता बचा है कि बेलारूस से हमलों को शुरू किया जाए? देखिए बेलारूस एक ऐसी जगह है या फिर एक ऐसा प्लेयर है इस पूरे गेम के अंदर, इस पूरे वॉर फ्रंट के अंदर, जो रूस इस्तेमाल करेगा नाटो देशों के खिलाफ। देखिए ये तय है कि रूस लगातार, अभी तक बेलारूस ने सीधे तौर पर कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं चलाया, किसी ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ। और अभी ऐसे वक्त में आपने देखा कि जब यूके मना कर रहा है खासतौर पर यूक्रेन को कि वो ऐसी मिसाइलों का, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल रूस की सरजमीन पर ना करे, उसके पीछे का मकसद, उसके पीछे का संदेश यही है कि कहीं बेलारूस भी अगर इसमें आ गया तो निश्चित तौर पर एक फ्रंट खुलेगा और वो फ्रंट सीधे तौर पर यूरोप में आके घुस जाएगा। और ये बखूबी नाटो के देश समझ रहे हैं कि आखिरकार इसको कितना आपको लो प्रोफाइल रखना। हालांकि देखिए यूक्रेन की स्ट्रैटेजीज में अगर आप देखें तो बदलाव है, ना सिर्फ वो कुर्स्क के इलाकों के अंदर बेलग्रेड में, बल्कि रोस्टोव के अंदर जहां सदर्न कमांड ऑपरेट करती है रूस की, उन इलाकों में भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। उसके पीछे का मकसद है कि जो ऑफेंसिव ऑपरेशन लगातार रूस चलाने की कोशिश कर रहा था उसको लिमिटेड किया जा सके और नेगोशिएशन जब हो तब यूक्रेन भी ये बात कह सके कि अगर आप हमारे इलाके में तो हम भी अपने इलाके में, तो एक दूसरे पर इलाकों को छोड़ने का दबाव बने। लेकिन रूस के लिए अब चुनौती ना सिर्फ इन इलाकों को सिक्योर करना है, बल्कि यह भी देखना है कि आने वाले इस वक्त में उसके ऑपरेशंस कितने ज्यादा आगे चल पाएंगे या फिर वो नेगोशिएशन पे बैठकर को यहीं सेटल डाउन कर देगा। चैलेंजेस आने वाले दिनों में कई सारे हैं, उससे कैसे पार पाया जाएगा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए इस बीच चेचेन कमांडर रमजान कादिरोव का कारनामा, टेस्ला के साइबर ट्रक पर मशीन गन फिट की, इलॉन मस्क को रूस आने का इस बीच न्योता भी दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से साइबर ट्रक पर टेस्ला के मशीन गन को फिट किया गया है। रमजान कादिरोव की ये तस्वीरें सामने आई हैं और इस बीच इलॉन मस्क को रूस आने का न्योता भी दिया गया है। और देखिए इस बीच अगर बात की जाए मध्य पूर्व की, तो देर रात इजराइल में हुआ है जोरदार धमाका। तेल अवीव में 20 सड़क पर बड़ा धमाका हुआ, बड़ा विस्फोट। ट्रक के पास धमाके से इजराइल में सनसनी मच गई। या आप देखिए तेल अवीव में जहां पर एक और धमाके को अंजाम दिया गया और उसके बाद क्या वहां पर मंजर था। पार्किंग में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसने धमाके और उसके बाद का मंजर रिकॉर्ड किया है। लोग चीख पुकार करते हुए कैसे वहां से भागे हैं और जिस जगह पर धमाका हुआ उस जगह की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे। बताया जा रहा है कि जो शख्स इसमें फिदायीन हमलावर था वो मारा गया है और इसके अलावा एक शख्स के घायल होने की खबर भी मिल रही है। हालांकि नुकसान और बड़ा करना था, ये मंशा बताई जा रही है।